आज हम 20 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं 2022 के लिए। कल वाले छोटे क्वेश्चन थे, इनको वीडियो एक कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखो, सबसे पहले जो आप क्वेश्चन लेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है ख्याति का अर्थ बताइए, डिफाइन गुडविल, ठीक है। मूल्यांकन की विधियां, ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। ख्याति का अर्थ बताइए, ख्याति के प्रकार पूछे जा सकते हैं, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां पूछी जा सकती है, कैसे निकालते हैं पूछा जा सकता है, काल्पनिक डेटा लेकर पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पूछा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले लिखना कैसे वो देखें। सबसे पहले ख्याति का अगर हम अर्थ लिखें तो पहली लाइन आपको लिखनी है, ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति है। ख्याति क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। इंग्लिश वाले इंटेंजिबल एसेट्स लिखेंगे, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति है। पहली लाइन, मतलब अपने ब्रेन में लाइन एडजस्ट करो। अब थोड़ा आगे फेंकना चाहते हैं तो लिख देना, ये दृश्य नहीं होती, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो पहली लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति है। दूसरा जो लिखेंगे हम, साधारणतः ख्याति से तात्पर्य प्रसिद्ध उत्पाद। देखो, सबसे पहले तो पहली लाइन इंटेंजिबल एसेट्स की लिख ली, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर। दूसरा, साधारण शब्दों में ख्याति से तात्पर्य प्रसिद्ध उत्पाद, प्रसिद्ध उत्पाद हो गया। फिर प्रसिद्ध नाम, फेमस नेम, फेमस प्रोडक्ट, कि वहां का ये अच्छा मिलता है, उस दुकान का ये अच्छा मिलता है। प्रसिद्ध जगह, स्थान लिख दें। क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रसिद्ध उत्पाद, साधारण शब्दों में ख्याति से क्या तात्पर्य है? प्रसिद्ध उत्पाद, प्रसिद्ध नाम, प्रसिद्ध जगह, अच्छा स्थान, तथा फर्म की अच्छी स्थिति से लिया जाता है, तथा फर्म की अच्छी स्थिति से है। अब ये अच्छी स्थिति बनी कैसे? जो व्यवसाय के स्वामियों ने, व्यवसाय के स्वामियों ने क्या करके? कड़ी मेहनत व ईमानदारी से अर्जित की है, ठीक है। यहां तक वापस समझा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, साथ के साथ ही याद कर लें। सबसे पहली लाइन लिखेंगे, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति है। पहली लाइन, सामान्य अर्थों में ख्याति से तात्पर्य, सामान्य शब्दों में, नॉर्मल वर्ड्स में, प्रसिद्ध उत्पाद, प्रसिद्ध नाम और अच्छा स्थान, प्रसिद्ध जगह या अच्छे स्थान से, वह फर्म की अच्छी स्थिति से है। किससे? फर्म की अच्छी स्थिति से है। अब फर्म की अच्छी स्थिति बनी कैसे? आपके ब्रेन में जाना चाहिए कि फर्म की अच्छी स्थिति, तो फर्म की अच्छी स्थिति बनती कैसे है? व्यापार के स्वामियों की कड़ी मेहनत व ईमानदारी से अर्जित की गई है। जैसे अभी ये संजय कड़ी मेहनत कर रहा है, सुनील कड़ी मेहनत कर रहा है कि वीडियो बनाए जाए, अच्छे से अच्छे बनाए जाए, जल्दी बनाए जाए। तो डेफिनेटली अगर ईमानदारी से वर्क करेंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन गुडविल डेफिनेटली बनेगी। लोग वेट करेंगे कि कब वीडियो आए और हम देखें, समझ गए? तो स्वामियों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी से, अब मैं उल्टा समझा रहा हूं। स्वामियों ने जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था, उसके कारण जो फर्म का नाम बना था, फर्म का उत्पाद बना था, फर्म की अच्छी स्थिति बनी थी, जो कि दिखती नहीं है, वो ख्याति है।
मैंने रिवर्स समझाया, आप कैसे भी लिख के आ सकते हैं। स्वामियों ने अच्छी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, जिससे फर्म का नाम बना, फर्म के उत्पाद का नाम बना, जगह फेमस हुई। उससे क्या होगा, क्या हुआ उससे फर्म की छवि अच्छी बनी, जो कि दिखती नहीं है तो वो ख्याति है। अब इसको आप सीधे याद कर लें, उल्टा याद कर लें, आपके ब्रेन में होना चाहिए कि वहां लिखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब देखो, स्वामियों ने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से फर्म की अच्छी स्थिति अर्जित की है। इससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, जिससे ग्राहक, या यूं लिख देते हैं, ख्याति एक आकर्षण है जो ग्राहकों को आकर्षित करती है। गुडविल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक आकर्षण है जो क्या करती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, ग्राहकों को आकर्षित करती है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, जो ग्राहकों को आकर्षित करती है। ठीक है, ग्राहकों को आकर्षित होने से क्या होगा, ग्राहक बार बार आएंगे, या यूं कहें कि विक्रय में आसानी हो जाएगी। ग्राहक अगर देखो, दो तरह के आते हैं, एक तो तुम लोग आए हो तो स्टूडेंट आए हो, और एक बात करने आता है वो स्टूडेंट नहीं होता है। दुकान में अगर कोई ग्राहक आया तो क्या करने आया है, माल खरीदने आया तो उसे माल बेचेंगे। और अगर कोई ग्राहक नहीं, व्यक्ति आया तो बात करने आया है। तो यहां कौन आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं। तो ग्राहक आने से क्या होगा, विक्रय में आसानी होगी। ठीक है, तो गुडविल एक आकर्षण है जो कस्टमर को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। गुडविल एक आकर्षण है जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे क्या होगा, विक्रय में आसानी होगी। जिससे क्या होगा, विक्रय में आसानी होगी। यदि फर्म अपने अच्छे उत्पाद व अच्छी सेवाएं ग्राहकों को देगी, यदि फर्म अपना अच्छा उत्पाद व अच्छी सेवाएं ग्राहकों को देगी, तो क्या होगा, ग्राहक बार बार आएंगे, ग्राहक अपने साथ दूसरों को लेकर आएंगे। देखो, यदि लग गया, इसका मतलब अगर अच्छा नहीं देगी तो ग्राहक एक बार ही आएगा, फिर वो गुडविल खराब होने लग जाएगी। कहते नहीं, पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन आजकल उत्पाद में दम नहीं रहा, तो आइंदा से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यदि फर्म ग्राहकों को अच्छा उत्पाद व अच्छी सेवाएं देगी या देती है, कुछ भी वर्ड जमा लेना, तो ग्राहक बार बार आएंगे व अपने साथ दूसरे लोगों को भी लाएंगे, जिससे क्या होगा, फर्म के लाभ बढ़ेंगे। भविष्य में फर्म और अच्छा लाभ कमाएगी, जो कि ख्याति होती है। तुम्हारे भी समझ में आ गया? इसलिए अच्छी गुडविल बनाना है। अच्छी गुडविल बनाने के लिए अच्छी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर हम ये चाहें कि बिना मेहनत के और बिना निरंतरता के गुडविल बन जाए तो इम्पॉसिबल है। शॉर्टकट तो आप जानते हैं होता ही नहीं है। तो आप इसको वापस देखें। पहली फर्म गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, फास्टली बोल रहा हूं, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, सामान्य अर्थों में गुडविल से तात्पर्य प्रसिद्ध नाम, प्रसिद्ध उत्पाद, अच्छी जगह तथा फर्म की अच्छी स्थिति से, अच्छी व्यवसायिक स्थिति से लिया जाता है। अब फर्म की अच्छी स्थिति कैसे आएगी, तो ब्रेन को समझो। अच्छी स्थिति कैसे आती है, जब व्यवसाय के स्वामी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। अगर व्यवसाय के स्वामी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो फर्म का नाम होता है। अब फर्म का नाम होने से क्या होता है, एक चुंबक तत्व टाइप होता है, ग्राहक चिपकते हैं।
अगर फर्म का नाम होगा तो ख्याति ग्राहकों, ख्यातनाम बन गया ना, तो क्या होगा? ख्याति एक अट्रैक्शन है जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ख्याति एक अट्रैक्शन है जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब अट्रैक्शन हो गया, जिससे क्या होगा? विक्रय में आसानी होगी। ग्राहक आए आपकी दुकान तक तो माल बेचना इजी हो जाएगा। अब अगर आपने उन ग्राहकों को अच्छा माल दिया है, अच्छी सेवाएं दी है, तो ग्राहक आपके पास बार बार आएंगे। वो ग्राहक आपके पास बार बार न केवल खुद आएंगे, वो दूसरे ग्राहकों को भी लेकर आएंगे, जिससे हमारा लाभ बढ़ेगा और भविष्य में हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। ये एक तरह से गुडविल होती है। अब देखो डेफिनेशन क्या दी थी हमने, तो ये ले लिया कि एक तरह से आपके सामान्य अर्थ क्या है। डेफिनेशन में आप सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन ख्याति की परिभाषाएं जो राइटर ने दी है। तो आप इसमें लिखेंगे इसे विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार परिभाषित किया है। क्या लिखोगे? इसे विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। इसे निम्न विद्वानों ने इसे विभिन्न विद्वानों ने ना निम्न प्रकार परिभाषित किया है। सबसे पहले किसने डेफिनेशन है, किसकी है? लॉर्ड एल्टन। मतलब हम सिंपल डेफिनेशन ले रहे हैं। लॉर्ड एल्टन ने क्या कहा? क्या कहा? ये कह रहा है ख्याति एक पॉसिबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं है। भविष्य की बात कर रहे हैं तो संभावना ही हुई ना। इसके वर्ड क्या है? क्योंकि आपको बाकी डेफिनेशन होती है एज इट इज लिखनी पड़ती है, कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है। ख्याति इस संभावना से अधिक कुछ नहीं है। ख्याति इस संभावना से अधिक कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर वापस आएंगे। देखो आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया और वो उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, रेट हमारे बजट में, तो हम दूसरी बार खरीदेंगे तो वही खरीदेंगे। आप दूसरी जगह जाओगे तो फिर सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप वापस वहां जाएंगे, दूसरी बार जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे तो किसी को साथ लेके भी जाएंगे। तो ये लॉर्ड एल्टन ने कहा कि ख्याति इस प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर वापस आएंगे, तभी तो सेल बढ़ेगी। आपका उत्पाद अच्छा, आपका व्यवहार अच्छा, आपकी सेवाएं अच्छी है, तो पुराने ग्राहक वापस अपने स्थान पर आएंगे। अगर आपके उत्पाद में कमी है तो पुराने ग्राहक टूटने लग जाएंगे कि नहीं ये सही नहीं है। तो एल्टन ने क्या कहा एल्टन ने? ख्याति इस संभावना से अधिक कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर वापस आएंगे। ये याद कर लो आप। याद हो गई क्या? एक बार वापस कर लो। ख्याति इस संभावना से अधिक कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर वापस आएंगे। किसने कहा था? लॉर्ड एल्टन। लॉर्ड एल्टन ने क्या कहा था? कि ख्याति संभावना से अधिक कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर वापस आएंगे। क्लियर है? अब दूसरा ले लेते हैं। मॉरिसे ने क्या कहा? मोरिसे है क्या? मोरिसे, इसने क्या कहा था? ख्याति एक संस्था की, ये तो एक संस्था की बात हो गई, आशातीत मतलब फ्यूचर के लाभों का वर्तमान मूल्य है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू। देखो दो लैंग्वेज बनाते हैं। ख्याति एक संस्था की, ये हो गया
एक तो ये मतलब एक संस्था की आशातीत लाभों का कि फ्यूचर में कितना कमाएंगे उसकी प्रेजेंट की कैलकुलेशन है। ख्याति एक संस्था की भविष्य में आशातीत लाभों का वर्तमान मूल्य है। समझ गए? ये दो डेफिनेशन लिख देना और लास्ट में सारांश लिख देना। ख्याति एक संस्था का नाम है जो स्वामियों ने मेहनत और ईमानदारी से कमाया है, अपना अच्छा उत्पाद देकर कमाया है, अच्छे ग्राहकों से व्यवहार बना के कमाया है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दी है, या जैसे भी करके उन्होंने कमाया ताकि संस्था भविष्य में अच्छे लाभ कमाए। अब और कुछ लिखना हो तो ख्याति में ब्रांड नेम, टैग, लोगो, ये सारे एक तरह से ख्याति है। फिर और कुछ लिखना हो तो लिख देना ख्याति 3 प्रकार की होती है। लिखना हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचे तो बता रहा हूं कि कुछ नहीं से कुछ होना बहुत अच्छा होता है। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कुत्ते के स्वभाव की डॉग नेचर, बिल्ली के स्वभाव की कैट नेचर, और चूहे के स्वभाव की रेट नेचर। ये नेचर कस्टमर का बताया गया है। अब थोड़ा सा बता दूं ताकि टाइप्स आ जाए, तो ये यहां का पार्ट नहीं है पर टाइप्स पूछ ले तो कस्टमर 3 टाइप के हो गए। डॉग नेचर, डॉग का नेचर होता है वो जगह नहीं, वो मालिक का वफादार होता है। डॉग का क्या नेचर होता है? मालिक का वफादार होता है। प्रोफेशन की सारी गुडविल डॉग नेचर की है। आप मेरे से लगाव रखते हैं, स्टूडेंट टीचर से, पेशेंट डॉक्टर से, क्लाइंट एडवोकेट से। प्रोफेशन की जितनी भी गुडविल है वो डॉग नेचर मानी जाती है। अगर मैं इस जगह को बदल के आसपास और कहीं जगह ले लेता हूं तो तुम जगह से बंधे हुए नहीं हो, तुम मेरे से बंधे हुए हो। तो तुम तुरंत पूछ लोगे कि एसएसआर कहां है, तो हम एसएसआर के पास जाएंगे, आसपास से पूछ लोगे, नया एड्रेस मिल जाएगा। डॉक्टर अगर दिल्ली बैठता है, हम उसको स्पेसिफिक डॉक्टर को दिल्ली दिखाने जाते हैं, वो डॉक्टर कभी जयपुर आता है तो हम तुरंत अपॉइंटमेंट लेकर जयपुर जाते हैं, और वो हमारे प्लेस के आसपास होता है तो हम उसको यहां दिखा लेते हैं। तो डॉग नेचर कौन से कस्टमर के होते हैं? जो मालिक के वफादार होते हैं। ये प्रोफेशन की गुडविल होती है। दूसरे पे आते हैं केट नेचर। बिल्ली का स्वभाव है जगह नहीं बदलती। जगह तो प्लेस की गुडविल बनती है, कहते नहीं वहां उस जगह वो सामान अच्छा मिलता है, यह मालिक से मतलब नहीं है। डी मार्ट में सामान अच्छा मिलता है, रिलायंस में सामान अच्छा मिलता है, ये मालिक से बंधे हुए नहीं है कि उसका ओनर या उसकी फ्रेंचाइजी किसने ली है। आप कहीं छोटे बच्चे हैं, कहीं जा रहे हैं, मैकडी दिख गया तो तुरंत वो कि यहाँ मैकडी में बर्गर खाएंगे, क्या है वो, उससे नाम हो गया ना उसका। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ केट नेचर, मतलब प्लेस की गुडविल। जैसे रेलवे स्टेशन, सॉरी, एक प्लेस की गुडविल बन जाती है तो लोग उस प्लेस से जुड़े हुए रहते हैं, जगह से। तो व्यवसाय में प्लेस वाली गुडविल होती है ज्यादातर, व्यवसाय जो होते हैं ना इनमें। प्रोफेशन में कौन सी होती है? डॉग नेचर होती है, और व्यवसाय में कैट नेचर। तीसरा होता है रेट नेचर, उसकी गुडविल की वैल्यू नहीं होती। चलता हुआ ग्राहक, जैसे रोडवेज, जैसे मान लो कोई ये भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, वहां आज ये ग्राहक आ गया, कल वो आ गया, परसों वो आ गया, चलती हुई ग्राहक की रहती है। तो रेट नेचर की गुडविल ज्यादा अच्छी नहीं होती है। क्लियर है? तो टाइप ऑफ गुडविल में आप ये लिख देंगे, ये मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूं, ये तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। क्योंकि मेरा आगे का पार्ट है कि ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, कौन से शब्द काम में आते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये चैप्टर का चैप्टर हो जाएगा और थ्योरी की थ्योरी हो जाएगी। अब इसको मैं चैप्टर के प्रैक्टिकल टाइप समझा रहा हूं। कायम रहने योग्य लाभ या वास्तविक औसत लाभ या संभावित लाभ। इंग्लिश वाले नाराज मत होना, अभी इंग्लिश लिख देता हूं। शॉर्ट में FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इंग्लिश तो मैंने बहुत अच्छी बता रखी है तुम्हें।
है ना, फिर ताऊ में क्यों है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इधर आपके ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और संभावित जो भी प्रोबेबल या पॉसिबल जो जितना हो सकता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ख्याति का मूल्यांकन करते समय चालू वर्ष के लाभ को ध्यान में नहीं रखते हैं, केवल चालू वर्ष के लाभ को महत्व नहीं देते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर ये व्यापार बायर खरीदेगा तो बायर इससे कितना कमा लेगा भविष्य में, न कि सेलर कितना कमा रहा है। ख्याति का मूल्यांकन करते समय चालू वर्ष के लाभ के स्थान पर भविष्य में, अर्थात भविष्य में कायम होने योग्य लाभ या औसत लाभ या संभावित लाभ को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वह तात्पर्य होता है कि इस व्यापार से बायर कितना, क्रेता इस व्यापार को लेता तो कितना लाभ कमा लेगा भविष्य में, विक्रेता कितना कमा रहा है इससे मतलब नहीं होता है। समझ गए? तो क्या लिखेंगे आप, ख्याति का मूल्यांकन करते समय, शॉर्ट में समझा रहा हूं, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझा तो लार्ज में रहा हूं। गुडविल की वैल्यूएशन करते समय करंट ईयर चालू वर्ष के लाभों को ध्यान में रखने की बजाय भविष्य में कायम रहने वाले लाभ या एवरेज प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है। यही है, याद हो गया क्या? साथ के साथ याद करना है। गुडविल की वैल्यूएशन करते समय, छोटा छोटा लिख रहा हूं बीच बीच में ताकि आपके लंबी लाइन नहीं हो जाए। गुडविल की वैल्यूएशन करते समय करंट ईयर के लाभों को ध्यान में रखने की बजाय क्या करते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में आशातीत, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ या औसत लाभ या अनुमानित लाभ को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, अर्थात व्यवसाय खरीदने के बाद, अर्थात व्यवसाय खरीदने के बाद क्रेता उस व्यवसाय से कितने रुपए कमाएगा, क्यों रखते हैं वो बता रहा हूं। अर्थात व्यवसाय खरीदने के बाद, व्यवसाय खरीदने के बाद क्रेता उस व्यवसाय से कितना लाभ कमाएगा, कितना लाभ कमाएगा। ठीक है, व्यवसाय खरीदने के बाद क्रेता उस व्यवसाय से कितना लाभ कमाएगा, बायर उससे कितना कमाएगा, ना कि विक्रेता उससे कितना कमा रहा है। तो गुडविल की वैल्यूएशन तो करते इसीलिए हैं ताकि जनरली तो इंटेंजिबल है, बैलेंस शीट में लिखते नहीं है। जब कभी कोई एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है, कभी व्यापार बेचना होता है, तभी तो गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो खरीदने वाला देखेगा ना कि मैं इस व्यापार को खरीद रहा हूं तो इससे मुझे भविष्य में कितना लाभ होगा, उसके आधार पर मैं आज इसको पेमेंट करूं गुडविल का। दिखने वाली एसेट्स तो है नहीं जो पकड़ के कह देंगे ये अंकित ले जा तू, या जाके दिखा ले मार्केट में कितने की है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यह व्यवसाय खरीदने के बाद क्रेता उस व्यवसाय से कितना लाभ कमाएगा, ना कि विक्रेता उस व्यवसाय से कितना लाभ कमा रहा है। समझ गए क्या? याद हो गया क्या? वापस याद करो। गुडविल की वैल्यूएशन करते समय, गुडविल की वैल्यूएशन करते समय चालू वर्ष के लाभों को ध्यान में रखने की बजाय भविष्य में कायम होने योग्य लाभ या कह सकते हैं औसत
वास्तविक लाभ या अनुमानित लाभ को ध्यान में रखा जाता है, अर्थात व्यवसाय खरीदने के बाद क्रेता इस व्यवसाय से कितना लाभ कमाएगा, ना कि विक्रेता उससे कितना लाभ कमा रहा है। समझ गए? यहां तक आपको लिखना है। फिर बात आती है निकालते कैसे हैं। निकालते कैसे, इसके लिए देखो, सबसे पहला काम व्यवसाय के लाभ लेने हैं। किसके लाभ लेने हैं? जिस व्यापार की बात चल रही है व्यापार के लाभ लेने हैं, ना कि उसमें कोई सट्टा जुआ, कोई प्लॉट बेचने का लाभ, कोई आग लगने से हानि वो दे रखा हो। तो हम क्या करेंगे, व्यापार के अलावा कोई लाभ है तो उसको घटा देंगे, और व्यापार के कोई एक्सीडेंटल लॉस है तो वापस जोड़ देंगे। एक्सीडेंटल लॉस नॉट ए पार्ट ऑफ नॉर्मल। एक्सीडेंटल, लॉकडाउन के कारण बिजनेस बंद रहा तो व्यापार की गलती है क्या? ये तो एक्सीडेंटल ईयर है। सबसे पहला काम बिजनेस प्रॉफिट लेंगे। कैसे लेंगे बिजनेस प्रॉफिट? व्यवसाय के प्रॉफिट में कोई एक्सीडेंटल, कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा, प्रॉफिट है तो घटा दो, और अबनॉर्मल लॉस है तो वापस जोड़ दो। हमें व्यापार के लाभ लेने हैं, जिससे हम कहते हैं बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, तो आप लिख देना, ज्यादा अंदर मत जाना। सबसे पहले व्यापार के लाभ लेंगे, व्यापार के सामान्य लाभ लेंगे। दूसरा क्या करेंगे, औसत लाभ करेंगे। औसत लाभ, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? 2 तरीके। कौन कौन से हैं? सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेड एवरेज। सामान्य औसत क्या है? ये चैप्टर भी हो रहा है तुम्हारे प्रैक्टिकल का। सामान्य औसत, और दूसरा है भारित औसत। सामान्य औसत और भारित औसत, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। कैसे निकालते हैं? सिंपल एवरेज में सिग्मा पी अपॉन एन, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। और वेटेड में क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट को वेट दे देंगे, सबसे पुराने वाले लाभ को 1 देंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ये क्यों दिया जाता है ये बाद का विषय है। ठीक है, नहीं तो हम वापस प्रैक्टिकल में घुस जाएंगे। देखो, प्रॉफिट को वेट देंगे 1 2 3 4, प्रॉफिट को वेट से गुणा करेंगे, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट की टोटल में वेट की टोटल का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभी तक क्या नहीं आया है? फ्यूचर में एंट्री लेवल प्रॉफिट नहीं आया है। क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मेरी बात ढंग से सुनना। एवरेज प्रॉफिट में से, यहां तक ठीक है? एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, अगर कोई खर्चा भविष्य में ज्यादा हो रहा है, अब हम भविष्य का हिसाब देखेंगे, ये तो एवरेज प्रॉफिट प्रेजेंट का है कि अभी हम इससे इतना कमा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यहां आप एवरेज प्रॉफिट तक आ गए, तो ये लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। चाहे आपने सिंपल एवरेज से निकाला है, चाहे आपने वेटेड एवरेज से निकाला है, चाहे आपने सिंपल एवरेज से निकाला है, चाहे आपने वेटेड एवरेज से निकाला है, पर आया क्या है? एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? अब इसमें ऐड करेंगे एक्सपेंस नॉट इन फ्यूचर, कोई खर्चे जो भविष्य में नहीं होंगे। मैं यूं लैंग्वेज लिख रहा हूं, सेविंग इन एक्सपेंस। कोई खर्चा अगर मान ले आपके भविष्य में नहीं होता है, तो हम क्या कर देंगे, खर्चा नहीं होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। एक्सपेंस नॉट इन फ्यूचर, भविष्य में कोई खर्चा नहीं होगा तो हमारा लाभ बढ़ेगा। इसको मैं कह सकता हूं सेविंग इन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में सेविंग होगी तो लाभ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन कर देंगे। फिर लेस करेंगे, एक तो नॉन ट्रेड इनकम, व्यापार के बाहर की कोई इनकम है, जैसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, व्यापार के बाहर हमने 50 लाख रुपए या 5 लाख लगा रखे हैं 10% ब्याज पर, तो 50,000 तो आएंगे ही आएंगे, है तो वो व्यापार के पैसे ही। लेकिन क्या व्यापार ने माल बेचकर कमाया है? तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम है तो माइनस कर देंगे, नॉन ट्रेड इनकम माइनस कर दी। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस अगर हो रहा है फ्यूचर में,
भविष्य में अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है, बढ़ जाएगा, उस दुकान को मैं खरीदता हूं, उस दुकान को मैं खरीदता हूं, तो मुझे अकाउंटेंट नहीं रखना पड़ेगा, तो अकाउंटेंट की सैलरी बच जाएगी, लेकिन मेरा रेम्युनरेशन तो बढ़ जाएगा। एक चलती हुई दुकान को मैं खरीद रहा हूं, मैं अकाउंट्स जानता हूं, तुम्हें पता है, तो मैं जब वहां बैठूंगा तो अकाउंटेंट काहे को रखूंगा, तो अकाउंटेंट की सैलरी बच जाएगी, लेकिन क्या बढ़ जाएगा, मेरा रेम्युनरेशन में दुकान से लूंगा, वहां बैठूंगा तो रेम्युनरेशन मेरा घटा लूंगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया। मान लो वो जगह किराए की है और वो बिल्डिंग मेरी है, उसके लिए तो किराए की है, बिल्डिंग मेरी है, उस दुकान को मैं ले लेता हूं नाम, दुकान चलते हुए व्यापार को, तो मेरे किराया बच जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कहने का मतलब भविष्य में कोई भी खर्चा अगर बढ़ रहा है तो माइनस कर दो, खर्चा कम हो रहा है तो आपके फायदा होगा, प्रॉफिट ऐड कर दो। अब यहां पर करते हैं, ऐड करते हैं रिकरिंग इनकम, एक्स्ट्रा इनकम इन फ्यूचर, एक्स्ट्रा इनकम इन फ्यूचर, भविष्य में अगर कोई आय बढ़ेगी तो जोड़ देंगे, ठीक है। और एक्स इनकम नॉट इन फ्यूचर, जैसे नॉन रिकरिंग इनकम, अगर कोई आय भविष्य में नहीं होगी तो उसको माइनस कर देंगे। इसको मैं कहूंगा रिकरिंग इनकम और नॉन रिकरिंग इनकम। रिकरिंग इनकम का मतलब जो कंटिन्यू आएगी वो तो जोड़ेंगे, और कोई नॉन रिकरिंग इनकम है जो बाद में नहीं आएगी तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। अब मैंने इस रूप में समझा दिया, अगर अलग से नहीं लिख रहा हूं, लेस रेम्युनरेशन, लेस टैक्स, अगर वो टैक्स देना है तो आपको घटाना ही पड़ेगा, या लिख दूं, चलो लिख देता हूं, रेम्युनरेशन अगर दोगे तो माइनस करेंगे, और फिर अगर टैक्स घटाया हुआ नहीं तो टैक्स माइनस करोगे, तो ये क्या आएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये पहला पार्ट, पहला पड़ाव हो गया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पार कर दिया हमने। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे किस पे चल रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, धंधे में रुपए कितने लगा रखे हैं। अपना टॉपिक क्या चल रहा है, कौन कौन से वर्ड काम में आते हैं, तो बिजनेस में कितने रुपए लगा रखे हैं उससे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड। व्यापार में स्वामियों द्वारा, स्वामी या स्वामियों, जो भी अंशधारी हो, कंपनी है तो अंशधारी, साझेदारी है तो स्वामियों, और सोल प्रोप्राइटर है तो स्वामी, लगाया गया धन कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। व्यापार के स्वामियों ने कितने रुपए लगा रखे हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। स्वामियों ने जो धन लगा रखा है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। अब कैसे निकालते हैं, तो देखो हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स, सारी एसेट्स ले लेते हैं, टोटल एसेट्स सारी एसेट्स ले लेते हैं। जिन संपत्तियों की मार्केट वैल्यू दे रखी है उनकी मार्केट वैल्यू लेंगे, जिनकी नहीं दे रखी उसकी बुक वैल्यू लेंगे, ठीक है, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इस टोटल एसेट्स में क्या नहीं लेना है, जिनको हम बेच सककर रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी है, गुडविल मत लेना क्योंकि गुडविल तो हम निकाल रहे हैं, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मत लेना क्योंकि वो ट्रेड नहीं है, व्यापार के बाहर है। तो टोटल एसेट्स लेंगे, लिख दूंगा अभी एक्सक्लूडिंग दीज, माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब डिवेंचर, बैंक लोन, क्रेडिटर, बीपी, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारे माइनस कर देंगे, तो ये आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, समझ गए। तो ये टोटल एसेट्स में क्या क्या नहीं लेनी है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, हिंदी में लिख देता हूं,
वो छोड़कर। गुडविल नहीं लेनी है, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेने हैं। मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करा रहा हूं ताकि थ्योरी मजबूत होगी, प्रैक्टिकल आ गया तो आप प्रैक्टिकल भी कर देंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी आप जानते हैं बैलेंस शीट दी हुई रहती है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। जिन एसेट्स की मार्केट वैल्यू दे रखी है उनकी मार्केट वैल्यू लेंगे, जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है उनकी बुक वैल्यू में से उनके प्रोविजन घटाकर लेंगे। जो डेटर दे रखा है, पीबीडी दे रखा है, तो डेटर माइनस पीबीडी करके ले लो, या डेटर को आप एसेट साइड में लिखते हो तो पीबीडी को लायबिलिटी साइड में लिखते हो। क्लियर है? ये क्या आया है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आया है? अब मान लो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है आपको। हालांकि कैपिटल एम्प्लॉयड का वो एक तरीका और है, लायबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं, पर आप ज्यादा उलझो मत। तो यहां पर ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तीन तरीके। पहला, अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ हो, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड व क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, तो आप करेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई 2। एवरेज आ गया। अगर मान लो हमने बैलेंस शीट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है, हमने बैलेंस शीट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है, तो क्लोजिंग आएगी, मार्च की आएगी। तो यहां हम करेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर। और मान लो आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। देखो, अगर एंड में हम हैं, किसमें है? एंड में है, तो आधा प्रॉफिट घटा देंगे। ओपनिंग में है तो आधा प्रॉफिट जोड़ देंगे। ठीक है? और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखी है, एवरेज निकाला तो आप शुरू से निकालते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई 2 कर देंगे। समझ गए या नहीं समझे? ये आ गया अपने कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम बात करते हैं किसकी? नॉर्मल प्रॉफिट की। किसकी? नॉर्मल प्रॉफिट की। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में हम लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट से तात्पर्य ऐसे लाभ से है तो जो जनरली व्यापारी ऐसे व्यापार से कमाता है। सामान्य रूप से जो लोग इस तरह के व्यापार से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा लगाकर, उसे हम कहते हैं सामान्य लाभ। क्या कहते हैं? सामान्य लाभ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ से तात्पर्य ऐसे लाभ से हैं जो व्यापारी सामान्य अवस्था में अर्जित करता है। मतलब कोई गुडविल नहीं है, हर कोई कमाता है। इतना पैसा लगाने पर इतना लाभ तो आएगा ही आएगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। अब उससे नीचे आ रहा है, इसका मतलब व्यापारी में गुण नहीं है। कहते नहीं, इसमें कितना ही रुपया एरिया में दे दिया इसको लगाने के लिए, लेकिन हर बार फेल होके आ जाता है, इसका मतलब लगन नहीं है। अब सामान्य लाभ से ऊपर किससे जाएगा? मेहनत और ईमानदारी से। मेहनत और ईमानदारी उसको सामान्य लाभ से अधिक की तरफ ले जाएगी, जिससे गुडविल का निर्माण होगा। ठीक है? तो यहां पर निकालें कैसे? पहला, अगर क्वेश्चन में दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का निकालना है, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट बराबर
नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ डिवाइड बाय, रेट परसेंटेज में होती है, रेट परसेंटेज में होती है, इसलिए हम क्या लिखते हैं नीचे 100। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक है, अगर आपको औसत विनियोजित पूंजी से कह रखा है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालनी है, क्या समस्या क्या है? नहीं है, बोला नहीं है, पर फेस एक्सप्रेशन भी तो समस्या पैदा करता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय, क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना, अगर वो कुछ नहीं कहे तो क्लोजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से करते हैं, नोट डाल देना। कह दे कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से अंतिम विनियोजित पूंजी से करना है, तो आप किससे करेंगे? फिर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से करेंगे। ये आ गया आपके, क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। एक ये भी लिख सकते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय की दर, वह दर जो नॉर्मली उस तरह के व्यापार में कमाई जाती है, वह दर जिस दर से उस व्यवसाय में लोग नॉर्मली सामान्य रूप से लाभ कमाते हैं, उस दर को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अधिलाभ की। यहां तक तो आ गया आपको। अधिलाभ 2 नंबर में भी आता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इसके छोटे छोटे पार्ट 2 में 4 में भी आपको मिलेंगे, है ना? तो अधिलाभ, इसको क्यों घिस रहे हैं अपन? अधिलाभ क्या है? अधिक लाभ। ठीक है, तो अधिलाभ बराबर, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या कहेंगे? क्या फॉर्मूला है? FMP, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ, या एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लिखूं क्या हिंदी में? ये हो जाएगा अधिलाभ। भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो क्या आ गया? अधिलाभ। अब बात करते हैं ख्याति निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की बात करें। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे आपके प्रैक्टिकल भी हो गया, मतलब पूरा चैप्टर हो गया ही देखा जाए तो। मूल्यांकन की विधियां, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें मैं 3 लेता हूं। पहला परचेज ईयर मेथड, क्रय वर्ष आधार। दूसरा पूंजीकरण विधि, और तीसरा वार्षिकी विधि। वार्षिकी दर है विधि, ये लो, वार्षिकी दर विधि। एन्युटी मेथड, कौन सा मेथड? एन्युटी मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, और ये परचेज ईयर मेथड। ये 3 तो मेथड है, इससे प्रैक्टिकल भी हो रहा है। देखो इसका मतलब क्या होता है? मैं इससे दुकान खरीद रहा हूं, ठीक है, मैं इससे दुकान खरीद रहा हूं, तो आधारित है कि क्रेता भविष्य में जो लाभ कमाएगा उसमें से कुछ वर्षों का लाभ विक्रेता को अभी दे दे। पहले समझा देता हूं। मैं इससे दुकान खरीद रहा हूं, चलती हुई दुकान, एक में नई लगा रहा हूं, तो मैं ये सोच रहा हूं नई लगाऊंगा तो पहले साल घाटे में जाऊंगा, दूसरे साल थोड़ा बहुत लोग मुझे जानने लगेंगे, तीसरे साल मेरे पास कस्टमर की पहचान होगी, चौथे साल मैं कमाई की तरफ आऊंगा।
एक ये कह रहा है सर मेरी दुकान ले लो ना आप, मुझे कहीं दिल्ली शिफ्ट होना है। तो मैंने कहा दे दे। तो ये कह रहा है आप कमाओगे, मैं तुम्हें आपको पूरा बिजनेस जमाया कस्टमर सहित नाम सहित देके जा रहा हूं, तो 4 साल की या 3 साल की कमाई मुझे दे दो अभी वर्तमान में। तो मुझे जमा जाए मैं बिजनेस मिल रहा है, मैं ये सोच के दे दूंगा कि वैसे नया खोलूंगा, लोगों को जानने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा मैं 3 साल का इकट्ठा इसको दे दूं। तो मुझे तो कस्टमर मिल गए, मेरी मेहनत, अब मैं थोड़ी और ज्यादा मेहनत करूंगा तो भविष्य में और अच्छा कमा लूंगा। समझ गए? जैसे आपने कहीं ब्रांडेड देखा होगा, एक तो आप कोई अपना डिपार्टमेंटल स्टोर खोलते हैं तो लोगों को बार बार बुलाएंगे, इनॉग्रेशन करवाएंगे, एड देंगे। एक जैसे कि किशनगढ़ में डीमार्ट आ गया, तो जितने भी उस कस्टमर उस तरह के लोग थे तुरंत उनको पता चला कहां आया, तो सारी चीज समझ गए कि डीमार्ट में होता क्या क्या है। नहीं तो हमें तो उल्टा समझाना पड़ेगा कि हमारे पास ये सामान है, हमारे पास ये सामान है। रिलायंस का आ गया किशनगढ़ में। कहने का मतलब होता है अगर ये लोग जो फ्रेंचाइजी लेके आए हैं तो इन्होंने कुछ पैसा अगलों को दिया है ना, तो ये इस मान्यता पर आधारित है, यह विधि इस मान्यता पर आधारित है, इस एजम्पशन पर आधारित है कि क्रेता विक्रेता को कुछ वर्षों का प्रॉफिट दे दे। जैसे बात हो गई, इसने मुझे कहा कि 5 साल का प्रॉफिट दे दो, मैंने कहा 5 का तो नहीं दूंगा। बैठ के बात हुई तो मैंने कहा 3 का ले ले। इतने में ये बीच में बोलता सर ये 5 का मांग रहा है, आप 3 का दे रहे हो, सगरू 4 का दे दो। अब अगर मैं उसमें एग्री हूं, मुझे लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो मैं अलग ये कोई दूसरा ढूंढेगा। कहने का मतलब है कितने वर्षों के क्रय के आधार पर बात हुई है, ये डील पर डिपेंड करता है बायर और सेलर का। ये फिक्स नहीं है कि 3 वर्षों का दें, 4 का दें, 5 का दें, 1 का दें। समझ गए? तो ये किस मान्यता पर आधारित है? ये इस मान्यता पर आधारित है कि क्रेता भविष्य में जो लाभ कमाएगा उनके कुछ वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य विक्रेता को देगा। यह इस मान्यता पर आधारित है कि क्रेता भविष्य में जो लाभ कमाएगा, क्रेता उस व्यापार से जो लाभ कमाएगा उसमें से कुछ वर्षों का लाभ विक्रेता को वर्तमान में देगा। ठीक है, लिख लोगे। अब यहां पर करेंगे कैसे? इसमें 2 है, एक तो है एवरेज प्रॉफिट का परचेज ईयर, तो यहां पर गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज, ये तुम पूरा लिख लेना, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। और सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज। ठीक है, अगर कह दे कि सुपर प्रॉफिट के 3 साल का तो सुपर प्रॉफिट इनटू 3 कर देंगे और बात हो जाएगी एवरेज प्रॉफिट का 3 साल। यह एवरेज प्रॉफिट का मतलब एफएमपी से लिया गया है। यह एवरेज प्रॉफिट क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, ध्यान रखना, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ, इसीलिए तो निकाला था। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है वो समझो पहले, एक बार इसको समझना आप। मान लो मैं मार्केट में नॉर्मल रेट चल रही है 10%, कितनी चल रही है? 10%, कमाई की दर 10% है। मैंने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, या मान लो कैपिटल को हटाता हूं, मैंने 1 लाख रुपए कमाए। कितने कमाए? 1 लाख कमाए। रेट है 10%, रेट कितनी है? 10%। तो मैं इस प्रॉफिट से कैपिटल निकाल रहा हूं कि कितना रुपया लगाने पर मैंने 1 लाख कमाए। मैंने 1 लाख कमाए, रेट है 10%, ठीक है। तो ये 1 लाख में कब कमाऊंगा? जब 10 लाख लगाऊंगा। मैंने कैपिटल निकाली है प्रॉफिट से, अब मैंने 6 लाख रुपए लगाकर 1 लाख कमाए, इसका मतलब 6 लाख तो मैंने लगाया था, 4 लाख की मेरी गुडविल है, मार्केट में उधार लेने की क्षमताएं रखता हूं, मार्केट में मेरा व्यवहार है, माल आते ही बिक जाता है, लोगों को रोकना पड़ता है, मुझे कम कैपिटल की रिक्वायर्ड है। वापस समझो, पूंजीकरण विधि में क्या करते हैं? इस विधि में लाभ के आधार पर पूंजी निकाली जाती है।
इस विधि में लाभ के आधार पर, प्रॉफिट के रेट के आधार पर पूंजी पता की जाती है। अब उससे ज्यादा लगा रखे हैं तो गुडविल जीरो, उतने ही लगा रखे हैं तो गुडविल जीरो, और उससे कम पैसा लगा रखा है आपने तो आपकी गुडविल है। ठीक है, तो यहां आप वही दो तरीके, एक तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, तो इसमें एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये परसेंटेज में होती है, इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे वो 10 लाख आ गए, माइनस कैपिटल लगा रखी है 6 लाख, तो अपने आप 4 लाख गुडविल हो जाएगी। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस क्या कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दूसरा देखें सुपर प्रॉफिट मेथड से, ये सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप पूरा लिखना इनटू 100। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस मत करना, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट के माध्यम से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हो चुकी है। अब बात करते हैं वार्षिकी दर विधि। यह एक साइंटिफिक मेथड है, यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। यह क्या है, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद 1 रुपए का मूल्य क्या रहेगा, 1 रुपए की वर्तमान वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या इसका, ये अन्यूटी वैल्यू बराबर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर अपॉन ओनली आर, क्योंकि 1 लिख दिया इसलिए, ये n इसकी पावर n, नहीं ये याद है मुझे, वो क्या 100, कई बार मैं 100 ले लेता हूँ, प्रपोर्शनेट में 1 लेता हूँ, अगर मैं इसको 100 पे लेता हूँ तो 1 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट डिवाइड बाई रेट अपॉन 100। एन का मतलब कितने वर्षों के लिए कह रहा है, ये 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, कितने की निकलवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपके मैंने शॉर्ट में बताया है, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको फिर ज्यादा जोर आएगा। इसको अलग से एक क्वेश्चन और लेंगे, हम अलग से लेंगे कि वार्षिक विधि से ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं। इस वीडियो को देखना भी है और 1-2 प्रैक्टिकल भी इसके ले लेंगे हम बाद में। पहले थ्योरी पार्ट करेंगे और कोशिश ये करो कि इसको ज्यादा से ज्यादा के पास भेज दो और सब्सक्राइब भी करवा दो, ताकि उनको तुरंत, अब हम ये सोच रहे हैं क्वेश्चन वाइज दे दें पूरा पेपर देने की बजाय। तो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, फिर कई बार एग्जाम टाइम में और हम इंपॉर्टेंट देंगे, तो उस टाइम फिर सेपरेट उस क्वेश्चन की स्टडी कर लो, क्योंकि बड़ा वीडियो अगर बन गया तो हम फिर आगे